तो डंका बजा करके, ढोल बजा करके, चिट्ठी लिख करके 6 सीट तो मांगा था। तो गलती किसकी है? हमारी गलती है। आपसे मात्र 6 सीट मांगा, हमारा बड़प्पन देखिए। कोई डिप्टी सीएम मांग रहा था, कोई आपसे 60 सीट मांग रहा था, हमने मात्र 6 सीट मांगा। डंका पीटा, ढोल पीटा, चिट्ठी लिखा, तो गलती किसकी है? आप बताइए। तो अपने गिरेबान में झांकिए और परिवार को संभालिए, नहीं तो ये जो 25 पे आया मामला 5 पे चला आएगा। और महागठबंधन और खास करके आरजेडी वालों के पास मुसलमान का वोट छोड़ करके कोई दूसरा वोट नहीं है, जान लीजिए इस बात। यादव तो कब का हिंदू हो चुका है। क्या राणा रंजीत सिंह का समाज हिंदू नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल हिंदू है और अब सेकुलर है। सेकुलर विचारधारा है, किसी की गुलामी नहीं करते हैं। अब राणा रंजीत सिंह कब तक असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे, जब से बिल्कुल बोला है कयामत की रात तक खड़े रहेंगे। अब आपको क्या लगता है? अरे आज लेकिन हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और ये वचन हम लोगों ने दिया। कैसे देखते हैं एमआईएम को? पूरे बिहार में 5 सीटें आई हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल हम लोग का हौसला बुलंद है और लोगों को ऐसा लगा था कि पिछले बार 5 हमारे विधायक तुक्के में चले आए हैं, फ्लूक में चले आए हैं, लेकिन दोबारा जब 5 विधायक आए, लगभग 8 होते होते रह गए, लेकिन 5 विधायक हम जीत कर गए। और बड़ी बात यह है कि मार्जिन कहीं भी 25,000 20,000 से कम नहीं है। ये बड़ी बात है, ये दिखाता है अपने आप में कि लोग किस तरीके से, एक इलाके के लोग अब समझ गए हैं कि आने वाला विकल्प हमारा क्या है। और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब ने कहा है कि सीमांचल ने मान लिया, पूरे बिहार को अगले चुनाव में बता देना है कि एआईएमआईएम ही आने वाला भविष्य है, आने वाला जो आपके सभी समस्याओं का समाधान का नाम अगर है तो एआईएमआईएम। अरे कह रहे हैं आप लोगों ने फायदा पहुंचाया है बीजेपी को, आपकी वजह से जितना एग्रेसिव होकर के आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, उतना ही एग्रेसिव होकर के बीजेपी के पास वोट गया है। तो डंका बजा करके, ढोल बजा करके, चिट्ठी लिख करके 6 सीट तो मांगा था। तो गलती किसकी है? हमारी गलती है। आपसे मात्र 6 सीट मांगा, हमारा बड़प्पन देखिए। कोई डिप्टी सीएम मांग रहा था, कोई आपसे 60 सीट मांग रहा था, हमने मात्र 6 सीट मांगा। डंका पीटा, ढोल पीटा, चिट्ठी लिखा, तो गलती किसकी है? आप बताइए। हमारी गलती है। हमारा जितना हक है, हम हमारे जितना अधिकार है उतना ही तो मांग रहे थे, लेकिन वो गलती आपकी है। अच्छा ये बताइए कि 12 सीटों पे जो फ्रेंडली फाइट आप लोगों ने किया, वो किसकी गलती है? ये मजाक चल रहा है क्या? भाजपा जैसे बड़े महागठबंधन आप बनाए हैं और आपको एनडीए जैसे पहाड़ को तोड़ना है और आप फ्रेंडली फाइट खेल रहे हैं, ये गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? 12 सीटों पे आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो अपने गिरेबान में झांकिए और परिवार को संभालिए, नहीं तो ये जो 25 पे आया मामला 5 पे चला आएगा और एमआईएम जो है अगला भविष्य होगा। अच्छा, लेकिन चूंकि कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में लेने की जब बात होती है तो तेजस्वी यादव सीधे तौर पे कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट है, कैसे गठबंधन में ले सकते हैं? ऐसा है कि आज महागठबंधन और खास करके आरजेडी वालों के पास मुसलमान का वोट छोड़ करके कोई दूसरा वोट नहीं है, जान लीजिए इस बात को। यादव तो कब का हिंदू हो चुका है। तो ये सीमांचल ने इस बात को समझ लिया है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं वहाँ अभी हम लोगों को सींचने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ से ही हम लोग बीज लेकर के जा रहे हैं। यहाँ तो बीज बहुत पहले हमारे अख्तर उल ईमान हो गया है। बिल्कुल हिंदू हो गया क्या है। राणा रंजीत सिंह का समाज हिंदू नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल हिंदू है और अब सेकुलर है। सेकुलर विचारधारा है, किसी की गुलामी नहीं करते हैं और यही होना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि बदलाव होना चाहिए और एक बेहतर विकल्प के रूप में। आज नीतीश कुमार जी से जब कोई सवाल करिए तो कहेंगे पहले क्या होता था। अरे भाई पुरानी बात छोड़िए, रेस में आगे देख करके दौड़ा जाता है। महाराष्ट्र में क्या होता है, गुजरात में क्या होता है, वो देखिए ना। तमिलनाडु और बेंगलोर में क्या होता है, उससे कंपेयर करिए। जब आपसे बात करेंगे तो आप चले जाइए कि भाई पहले जंगल राज में क्या होता था। तो रेस में आगे देख करके दौड़ा जाता है, पीछे देख करके नहीं दौड़ा जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी बिहार आते हैं, कहते हैं कि कैसे अपनी क़यादत खड़ी कर लीजिएगा। ढाका से फैसल रहमान को हराने के लिए एआईएमआईएम ने यहाँ राणा रंजीत सिंह को भेजा है, कैसे अपनी क़यादत खड़ी करिएगा? देखिए ऐसा है कि जब मदरसों की बात एक हिंदू जब करेगा ना तो शायद पूरे देश को और बेहतर समझ में आएगा और हिंदुओं को भी बेहतर समझ में आएगा। जब एक हिंदू जा करके आपके जो दुआएं जो आप करते हैं उसके मतलब को जब हम दुनिया को समझाएंगे तो शायद बेहतर समझ में आएगा और सही मायने में क़यादत तब खड़ी होगी। राजपूत का बेटा हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, अभी भी लोग बेचैन है कि भैया अब तो छोड़ देगा पार्टी, अब तो हार मान लेगा। 2 बार बेइज्जत हो गया, लोकसभा का चुनाव में बेइज्जत हुआ, विधानसभा में बेइज्जत हुआ, लेकिन मेरी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। आपके भाई साहब पे आवाज उठाई जाती है, उनके भाई साहब बीजेपी में ही रहेगा। देखिए मेरे भाई साहब विधायक हैं और राणा रंजीत सिंह एक नेता है। विधायक और नेता में बहुत फर्क होता है। मैं विधायक और सांसद बनने नहीं निकला हूँ। जब से पैदा लिया हूँ मेरे घर में विधायक और सांसद रहे हैं, आज भी हैं। तो विधायक सांसद नहीं, नेता बनने निकला हूँ। जैसे जयप्रकाश जी थे, अम्बेडकर जी थे, हमारे बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब हैं, आज केवल एक सांसद हैं। लेकिन उनसे बड़ा कोई चेहरा है क्या? उनसे बड़ा कोई अगर किसी मुद्दे को लेकर के वो बोल दें तो पूरा विश्व में वो इशू बन जाता है। तो नेता बनने निकले, विधायक सांसद बहुत छोटा। राणा रंजीत सिंह कब तक असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे, जब से बिल्कुल बोला है कयामत की रात तक खड़े रहेंगे। अब आपको क्या लगता है? अरे आज ये पहली बार बोल रहा हूँ क्या? मैं तो कह रहा हूँ
कि लोकसभा में मेरे पिताजी सांसद रहे, मेरे पिताजी 20 साल मंत्री रहे, मेरे भाई साहब विधायक हैं, लेकिन मैं मात्र 5,000 वोट ला पाता हूँ। मैं मात्र लोकसभा लड़ता हूँ तो 11,000 वोट ला पाता हूँ। तो ये जो एक साजिश हो रही है कि भाई अगर ये लड़का AIMIM से अगर विधायक बन गया, ये इतनी बेबाकी से बोलने वाला व्यक्ति अगर AIMIM से विधायक चुन लिया गया, तो सोचिए कि AIMIM और जो आप क़यादत की बात करते हो कितनी मजबूती और ताकत मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं साजिश हो रही है कि मुझे हराया जाए, और अगर ये आदमी थक करके पार्टी छोड़ दे और ओवैसी साहब का हाथ छोड़ दे। लेकिन हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और ये वचन हम लोगों ने दिया। आपके विधानसभा में महज 178 वोटों से फैसल रहमान की जीत हुई है। अगर मान लिया जाए वहां पर फैसल रहमान कम आंकड़ों से हार जाते हैं तो यही कहा जाता कि AIMIM ने क़यादत वहां पर कमजोर कर दिया है। देखिए ऐसा है कि जानने वाले जानते हैं, अब मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि ये है। हम लोग को समझ में आ गया जब मेरे खुद के अपने लोग जो मेरे बहुत खास थे, थोड़े वो भी भटक गए। मेरे मुंबई के लोग हमारी ताकत थे, जिनके कारखानों की मैं बात किया करता था, लेकिन जब वो घर लौटे तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद हमारे जिसके टाइटल में रहमान लगा हुआ है, खान लगा हुआ है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है ढाका में। तो मैंने उसको भी स्वीकार लिया। कई जगहों पे मेरे पोलिंग एजेंट ने आंख बंद कर लिया, वरना ये मात्र 178 का जो आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा हो नहीं पाता। सच्चाई क्या है और कितने वोट्स कैसे कैसे हुए हैं, आप भी और मैंने भी ढील छोड़ दिया। अंतिम में जब मैंने देखा कि भाजपा अगर जीत जाएगी, चूंकि बड़ी लड़ाई भाजपा से थी, मैं ये नहीं चाहता था, वरना आपको क्या लगता है कि समर्थन नहीं दिया, लेकिन मुझे मालूम था कि अब मैं लड़ाई में नहीं हूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं जो मेरे भटके हुए लोग थे, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश नहीं की। मैंने मान लिया कि चलो इनका मन अगर यही है तो यही सही। हम लोगों ने ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आप अंत में ढील छोड़ दिए ताकि वोटों का पोलराइजेशन ना हो। बिल्कुल सही बात है। जो पोलिंग एजेंट में जिस तरह से बोकस वोटिंग होता है, जिसके ज्यादा संख्या होता है, वो भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने, हमारे पोलिंग एजेंट ने अपने आंख को बंद किया, क्योंकि बड़ा लड़ाई ये था कि हम लोग भाजपा को हराएं। और इसीलिए हम लोग बाधा नहीं बनना चाहते। आप अमौर में हैं, अमौर से पप्पू यादव जी ने कहा था कि अमौर से जलील मस्तान अगर नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप अमौर में क्या कहेंगे? देखिए पप्पू यादव जी क्या कहते हैं और क्या मानते हैं और क्या, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था, जब दिल्ली में ऑड इवन गाड़ी का चल रहा था ना सिस्टम, तो ऑन कैमरा बोले कि मैं नहीं मानता हूँ ऑड और इवन वाले मामले को, और मैं इस गाड़ी में बैठूंगा, आज ये इवन है, ऑड का ये, तो भी हम लोग बैठेंगे। और थोड़ी देर बाद वो ऑटो जाकर गए, उन्होंने टैक्सी पकड़ लिया। तो पप्पू यादव जी क्या है, ये तो सीमांचल बेहतर जानता है। मांगेंगे आप? अरे क्या मांगेंगे, बच्चा दूध भात है उनका। हम लोग उनको मजाक में लेते हैं, बहुत गंभीरता से। अच्छा, मजाक में लेते हैं आप? अरे फिर बहुत सारी बातें बोलेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, उनको हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक में लेते हैं। क्योंकि बात कही थी कि कहीं ना कहीं ढाका के लोगों को ये एहसास हुआ कि राणा रंजीत है, राणा रहमान नहीं है। ये एहसास जब आपको हो रहा है, एक तकलीफदेह एहसास है, कब तक इस तकलीफ के साथ राजनीति करते रहेंगे? देखिए समय लगेगा, कोई क्रांति एक दिन में नहीं लाया जा सकता है। और जिस तरीके से सीमांचल आज मजबूत हो गई है, सीमांचल ने AIMIM को पहचान लिया है, इसमें समय लगा। जब बैरिस्टर साहब डोर टू डोर गए, दरवाजे पे गए, एक एक दरवाजे गए, अख्तर उल ईमान साहब ने बहुत मेहनत किया, तो राणा रंजीत ने भी शुरुआत की है। वो दिन आएगा जब सीमांचल से ज़्यादा विधायक हमारे इलाके में होंगे, वो दिन आएगा। चूंकि वहाँ का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, यहाँ का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है। चुनावी जो गणित आप कहिए, गुणा गणित, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी भी जैसे लोग डाउट करते हैं, जैसे आपने भी सवाल किया कि कब तक आप यहाँ साथ रहेंगे, तो ये एक न एक दिन लोगों को लगेगा कि भाई राणा रंजीत सिंह अब हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो जरूर एक बार सबको यकीन होगा, एक दिन वो भी आएगा। लोकसभा का चुनाव बहुत जल्द आने वाला है, और 4 साल में ही दोबारा चुनाव होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहुत लंबा समय तो है नहीं। और राजनीति में हम लोग हार मानने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी अपना 2 चुनाव हार गए थे और राजनीति से संन्यास लेने जा रहे थे, और आज 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। तो कई उदाहरण आपके सामने हैं। नीतीश कुमार का गृह मंत्रालय आज पहली बार उनके हाथ से निकल गया है, सम्राट चौधरी के पास गया है। किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं? ये एक शुरुआत है कि नीतीश जी का पतन होने वाला है, नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। ये एक साजिश है, और जब ऐसी नौबत आएगी और भाजपा से हट करके अगर सरकार बनाने की नौबत आएगी, तो मुझे लगता है ये तो शीर्ष नेतृत्व का मेरे ख्याल से फैसला होगा। लेकिन वैसी परिस्थिति आएगी, अगर भाजपा ने उनके ऊपर अन्याय किया या इस तरह की बात की, तो उस समय हम लोग शायद उनके साथ खड़े हों। एक आखिरी सवाल आपसे यही लेना चाहेंगे कि आप जब राजपूत समाज के बीच जाते हैं तो MIM के बारे में क्या कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कहते हैं, और कैसे उनको कन्विंस करते हैं आप? देखिए अभी उनका ये कहना होता है क्योंकि इस पार्टी के ऊपर एक दाग लगा हुआ है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो पहल तो मुसलमान भाइयों को करना पड़ेगा। आप जब मेरे वोटों का आकलन करेंगे तो एक बार 11,000, एक बार 5,000, मैं बेइज्जत हुआ, मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि मैं बेइज्जत हुआ, लेकिन तो भी मैं डटा हुआ हूँ, डटा रहूँगा। तो यही जब मेरे राजपूत भाई कहते हैं कि मुसलमान तो आपके साथ है ही नहीं,
जिस दिन मुसलमान आपके साथ चले आएंगे हम भी आपके साथ चले आएंगे। तो पहले आपका खेल चल रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अमौर का जो है ना दही जब जम जाता है तो उसका जोरन लेकर के जाया जाता है और वहाँ दही जमाया जाता है। तो अमौर का जोरन मैं लेकर के जा रहा हूँ और अपने जो है चंपारण में और तिरहुत में अपने इलाके में दही को जमाने का काम करेंगे। एक जो पौधा जो लगाया था अख्तरुल ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, उस पौधे को जो है हम लोग लगाएंगे, बीज को डाला है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग खाद पानी डालेंगे तो एक मजबूत पेड़ बनेगा और जनता की सेवा और छांव के रूप में जो है जनता को देने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल है, आपके प्रिय मित्र हैं तेज प्रताप यादव, अक्सर मैंने आपका वीडियो देखा है, चुनाव में जिस तरह से उन्हें हार मिली है और पारिवारिक तौर पर पूरी तरीके से बिखरे हुए टूटे हुए, कभी बातचीत हुई क्या? बिल्कुल बातचीत होती है, परसों मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था और जो उनके परिवार में हो रहा है, चूँकि दोस्त के नाते भले आप राजनीतिक रूप से अलग पार्टी में होंगे लेकिन दोस्त के नाते हम लोग बुरे वक्त में अच्छे वक्त में हमेशा साथ रहते हैं। तो आज कठिन समय उनका है और मैंने बहुत कोशिश भी की कि पार्टी का गठबंधन हो जाए, लेकिन ओवैसी साहब का कहना था कि देखिए पारिवारिक मतभेद में जो है कहीं ना कहीं हम लोग उस आरोप को लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनका भी तरीके से हमारा समर्थन था हमारी पार्टी को और हमारी सहानुभूति उनके साथ है। व्यक्तिगत रूप से पार्टी से हट करके जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तेज प्रताप जी के साथ खड़ा रहूँ।